अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि फिर एपिथेलियम को क्या करेंगे, फिर 2 ग्लास स्लाइड्स के दरमियान उसको प्रिजर्व कर देंगे। उसके बाद क्या किया जा सकता है कि पूरे के पूरे हैंड को भी प्रिजर्व किया जा सकता है, या फिर प्रोक्सिमल जॉइंट्स पे, यहाँ पर प्रोक्सिमल जॉइंट्स पर काट कर फिंगर टिप्स को भी प्रिजर्व किया जा सकता है। और ये प्रिजर्व कैसे करते हैं, सैचुरेटेड सेलीन में या रेक्टिफाइड स्पिरिट में इन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके जो ये जो इंप्रेशन है ये सेम टू सेम ऐसे ही रहते हैं, फिर जब भी इनको ज़रूरत पड़े तो इन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये हमने देख लिए। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना, ये है कि अगर पर्सनल आइडेंटिटी का डाटा कंपाइल करते हैं तो उसके 2 मेथड्स होते हैं, सब्जेक्टिव मेथड है और एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव मेथड क्या है, सब्जेक्ट को यूज़ करो, यानी यहाँ उसकी चीज़ें जो उसके साथ थी, ठीक है, या फिर उसकी बॉडी पार्ट जैसे हेयर, बोन्स, टीथ, नेल्स वगैरह, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखो, रेडियोलॉजी कराओ, माइक्रोस्कोपी कराओ, उसकी बिलोंगिंग्स को देखो जो उसके पास थी, उसका ड्रेस था किस तरह का था, ये सब चीज़ें अगर हम देखेंगे तो ये सब्जेक्टिव मेथड होता है। ठीक है, वो बता रहा है सब्जेक्टिव मेथड अप्लाई होता है फ्रेश बॉडीज़ में जो अननाउन होती हैं, अनकॉन्शियस बॉडी में, अनअकम्पनीड रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स में। ठीक है, इन सब में सब्जेक्टिव मेथड यूज़ करते हैं हम। पुट्रीफाइड और बर्न्ड बॉडीज़ के लिए भी सब्जेक्टिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, फ्रेश अननाउन में अनकॉन्शियस है अगर अनअकम्पनीड रोड एक्सीडेंट हो गया किसी का, और बर्न्ड और पुट्रीफाइड बॉडी में भी। अब इसमें करते क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ रिमेन्स ऑफ पुट्रीफाइड एंड बर्न बॉडीज इंक्लूडिंग बिलोंगिंग्स। इसमें ये करते हैं, सब्जेक्टिव मेथड में ये करते हैं कि जो बॉडी होती है, जो भी रिमेन्स होते हैं बॉडी के, अगर तो बॉडी पुट्रीफाइड है और या बर्न्ड है तो पूरी की पूरी बॉडी तो होगी नहीं, उसके रिमेन्स ही होंगे ना, कुछ पार्ट्स होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ डिकम्पोज हो चुके होंगे। तो जो रिमेन्स होंगे उनको क्या करते हैं, उनका एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अलावा जो उसकी बिलोंगिंग्स होती हैं, ठीक है, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जो वेरियस टिश्यू होते हैं उनको आइसोलेट कर लेते हैं। वो वेरियस टिश्यूज़ क्या हैं, जैसे हेयर होते हैं, नेल्स, टीथ, बोन्स वगैरह, उनको आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये वो वाले टिश्यूज़ हैं जो पुट्रीफाई नहीं हुए। ठीक है, वो पुट्रीफाई नहीं हुए तो उनको आइसोलेट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, इन्हें वॉश करते हैं थोरोली। ठीक है, ये जो टिश्यूज़ आइसोलेट किए हैं इन्हें थोरोली वॉश करते हैं। आपने इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लेना अपने पास, कि सबसे पहले तो बता देना कि किन किन बॉडीज़ में ये मेथड अप्लाई होता है, देन उन बॉडीज़ का फिजिकल एग्जामिनेशन किया रहता है, पुट्रीफाइड और बर्न बॉडीज़ का, देन इन टिश्यूज़ को आइसोलेट करके वॉश किया रहता है थोरोली। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद इनकी इंस्पेक्शन, माइक्रोस्कोपी या रेडियोलॉजी वगैरह की जाती है ताकि करैक्टरिस्टिक इनकी डिटरमाइन की जा सके और आइडेंटिटी में हेल्प आउट हो। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया ना उसके अपने टिश्यूज़। इसके अलावा जो उसके पास क्लॉथ्स होते हैं या दूसरी कोई बिलोंगिंग, उसके पास कोई भी दूसरी चीज़ होती है, ठीक है, उसकी पॉकेट में या इस तरह, तो उससे भी हमें आइडेंटिटी में हेल्प मिलती है। ठीक है, अच्छा, अगर ड्राइड स्टेन्स हों उसकी बॉडी पे या उसके कपड़ों पर, ब्लड के या सीमन के, ठीक है, इस तरह के जो ड्राई हो चुके हैं, खुश्क हो चुके हैं स्टेन, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनको यूज़ करते हुए भी हम देखते हैं कि एनिमल ओरिजिन के हैं या ह्यूमन ओरिजिन के हैं। ठीक है, उसको भी यूज़ करते हम आइडेंटिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। सही हो गया, तो ये हमारे पास 3 से 4 इसमें चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। सब्जेक्टिव मेथड के बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड में क्या होता है, ये वाला, इसमें ना क्लू और करेक्टर, इसमें करेक्टर से आइडेंटिटी डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पर तो था ना कि उसकी चीज़ों को देख रहे थे, सब्जेक्ट को देख रहे थे, यहाँ पर करेक्टर को, और करेक्टर से कहा जाता है कि करेक्टर हैविंग इंटीमेट एसोसिएशन टू अ पर्सन। ये सोचा जाता है कि जो करेक्टर होता है ना किसी का, उसकी एसोसिएशन होती है उस पर्सन के साथ, मतलब कि हर इंसान का एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है। तो हम उसके करेक्टर को अगर देख लें, डिटरमाइन कर लें कि उसके बिलोंगिंग से, उसके पास से, अगर वो टीचर है लेट्स सपोज, तो उसके पास टीचर वाला मटेरियल होगा, कोई कॉपी होगी, कोई अटेंडेंस टाइप कोई चीज़, रजिस्टर टाइप होगी, कोई पेंसिल्स होंगी। ठीक है, वो बिजनेसमैन है, उसके पास उस तरह का मटेरियल, डॉक्टर है तो उस तरह की चीज़ें, यानी कि उसके करेक्टर को हमें अगर अंदाज़ा हो जाए ना तो फिर हम आइडेंटिटी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मेथड में ये आ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक आता है थर्ड पार्टी मेथड। थर्ड पार्टी मेथड में ये है कि हमारे पास 2 पार्टीज़ तो होनी है, एक वो वाली पार्टी जो एग्जामिनर है, जो एग्जामिन कर रहा है, दूसरी वो पार्टी जिसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी आइडेंटिटी डिटरमाइन करनी है। थर्ड पार्टी में होता है कि हमारे पास कोई तीसरी पार्टी आ जाए, जैसे उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड आ जाए और वो आकर जो है वो पर्सनल आइडेंटिटी को वेरीफाई करे। ठीक है, वो आके बताए कि हाँ जी ये वही पर्सन है, ये तो मेरा रिलेटिव है या ये तो मेरा दोस्त है, तो उसने हेल्प आउट किया, थर्ड पार्टी ने बताया, वेरीफाई किया, तो ये थर्ड पार्टी मेथड हो गया। ठीक है, अच्छा, आगे हमारे पास आ रहे हैं जी रिट्रोग्रेसिव चेंजेस। ये क्या है रिट्रोग्रेसिव चेंजेस, ये कैसे हेल्प आउट करते हैं? ये चेंजेस होते हैं जो एज के साथ साथ नहीं आ रहे होते, ये नॉर्मली हम देखते हैं, हम अपने इर्द गिर्द जो लोग जिनकी एज ज़्यादा होती जा रही है उन सब में हमें ये चेंजेस नज़र आते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से चेंजेस हैं? सबसे पहले तो आईज़ और ईयर्स के फ्रंट पर या आईज़ के साइड पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं 30 to 35 ईयर्स में। ठीक है, जब 30 से 35 ईयर्स तक एज पहुंचती है तो रिंकल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं आईज़ में,
आइज़ की सराउंडिंग में और ईयर्स के फ्रंट पर, ठीक है। उसके बाद एक आर्कस सिनाइलस है, आर्कस सिनाइलस आता है आइज़ में अराउंड कॉर्निया, जो कॉर्निया होता है उसके अराउंड क्या बन जाता है, आर्कस सिनाइलस बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट 40 ईयर्स पे आके बनना शुरू होता है और बाद में ये सर्कुलर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है 60 ईयर तक। 40 पे ये बनना शुरू हो जाता है आर्कस सिनाइलस कॉर्निया के अराउंड और 60 तक ये कंप्लीट हो जाता है। आर्कस जुवेनाइल भी बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेयर कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, ग्रेइंग होना शुरू हो जाती है कलर्स की 40 ईयर्स तक। अच्छा देखो, सबसे पहले 30 है, फिर यहाँ पर भी 40 to 60 है, अब यहाँ पर भी 40 है, ठीक है। इस तरह से याद करो। उसके बाद क्या हुआ है, पहले सबसे हमने रिंकल्स की बात की, आंखों की, फिर आंखों में ही हमने बात कर ली आर्कस सिनाइलस की, फिर हम आ गए बालों पर। बालों से अब आ जाओ एब्डोमेन पे। एब्डोमेन की और बुटक्स की जो स्किन होती है उनकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है और वो डिसकलरेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि अब इंटरनल चेंजेस, ये तो सारे बाहर जो हमें नज़र आ रहे हैं ना। इंटरनल चेंजेस क्या होता है, यूट्रस की एट्रोफी शुरू हो जाती है, हार्ट की ब्राउन एट्रोफी या लेरेंजियल और कोस्टल कार्टिलेजेस की कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। ये भी 40 ईयर्स पे, ऑलमोस्ट ये सारे चेंजेस 40 ईयर्स पर आना शुरू हो जाते हैं। इनको कहते हैं रिट्रोग्रेसिव चेंजेस। ये भी हेल्प आउट कर सकते हैं किसी पर्सन की आइडेंटिटी डिटरमाइन करने में, ठीक है। लेकिन ये इतना एसच तो हेल्प नहीं करते, लेकिन फिर भी इनसे हेल्प मिलती है। अच्छा, मैं ना आपको एनालिसिस से वही पॉइंट्स करा रही हूँ जो कि शहबाज में मेंशन नहीं है, ठीक है। या फिर वो पॉइंट्स जो कि एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो शहबाज पे लिखी हुई हैं आप वहीं से करें, आपकी इजीली हो जाएंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं शहबाज से भी बना दूँ लेक्चर्स, आप लोगों को हेल्प मिलेगी, लेकिन यहाँ से मैं वही चीज़ें करा रही हूँ जो कि नहीं है वहाँ पे मेंशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले अब हमारे पास आगे क्रोगमैन के जो चेंजेस हैं, इसने क्या बताया था, इसने कहा था कि हम एज डिटरमाइन कर सकते हैं 7 पीरियड्स के हिसाब से, कि इंसान की जो एज गुजरी होती है ना उसमें 7 पीरियड्स होते हैं। अब आपने ये कैसे याद रखना है, सबसे पहले, अच्छा आप इसको भी ना देखें, आप मेरी बात सुने। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, किसी पर्सन की अब बोन्स है ना, उसकी मतलब अभी ओसिफिकेशन होनी है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर प्राइमरी सेंटर आएगा। जब प्राइमरी सेंटर अपेयर होगा, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा ना। अब प्राइमरी सेंटर अपेयर हो गया है, अब क्या होगा, सेकेंडरी सेंटर्स आएंगे ओसिफिकेशन के, ठीक है। सेकेंडरी सेंटर भी आ गए। अब उसके बाद क्या होगा कि ओसिफिकेशन होनी थी, सेंटर्स आ गए तो ओसिफिकेशंस भी हो गई। अब आपने ये जनरल एनाटॉमी में पढ़ा था कि एक होती है डायाफिसिस और एक होती है एपिफिसिस, जो एंड्स होते हैं ना बोन्स के। जैसे यहाँ पर अगर हम आएँ तो ये जो एंड्स होती हैं ये एपिफिसिस होती हैं, जो नीचे इसकी शैफ्ट होती है डायाफिसिस होती है। ये डायाफिसिस और एपिफिसिस ना पहले मिले हुए नहीं होते, यहाँ पर कार्टिलेज होता है। जब आहिस्ता आहिस्ता ओसिफिकेशन हो रही है फिर डायाफिसिस और एपिफिसिस ने मिलना होता है, तो ये तीसरी चीज़ हो गई कि ठीक है जी, डायाफिसिस और एपिफिसिस मिलते हैं आपस में। सबसे पहले ये लॉन्ग बोन्स के मिलते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी की जो बोन्स हैं सब में ये मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे सूचर्स होते हैं स्कल में, जब हम बच्चा पैदा होता है तो वो सूचर मिले हुए नहीं होते। अच्छा, सूचर्स फिर आहिस्ता आहिस्ता मिलते हैं, ठीक है, बंद होते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। सूचर्स आहिस्ता आहिस्ता बंद होते हैं, ओपन होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो सूचर्स ओपन होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सूचर क्लोज होना शुरू होते हैं, ठीक है। ये भी चेंज आता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे एंड पे क्या होता है, अब हमारे जो बोन्स हैं उनमें डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बोन्स आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी। और सबसे एंड पे ये होता है कि जो हमारे कार्टिलेजेस होते हैं, जैसे हमारी कोस्टल कार्टिलेज या लेरेंजियल कार्टिलेज, लेरिंक्स में कार्टिलेज होती हैं और हमारी रिब्स में भी होती हैं कोस्टल कार्टिलेज, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी आहिस्ता आहिस्ता कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है। तो सारे ये चेंजेस हैं, यही हमने यहाँ पढ़ने हैं। जल्दी से मेरे साथ रिवाइज करें। सबसे पहले मैंने कहा कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन आते हैं, उसके बाद सेकेंडरी सेंटर आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर आ गए, उसके बाद डायाफिसिस और एपिफिसिस मिलती हैं लॉन्ग बोन्स में, उसके बाद तकरीबन सारी ही बोन्स में डायाफिसिस एपिफिसिस मिल जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि सूचर्स का क्लोजर स्टार्ट होता है, सूचर क्लोज होते हैं, देन बोन्स में डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद कैल्सिफिकेशन हो जाती है लेरिंक्स और कोस्टल कार्टिलेज की। अब हम यहाँ से रीड करते हैं क्रोगमैन चेंजेस में। उसने क्या कहा कि उसने कहा मैं पूरी लाइफ को ना 7 पीरियड्स में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि 5th ईयर से लेकर, बर्थ से लेकर 5th ईयर तक, मतलब 5 साल तक क्या होता है कि सेंटर ओसिफिकेशन के बनना शुरू होते हैं बोन्स में। और ये कौन से सेंटर होते हैं, प्राइमरी सेंटर। उसके बाद उसने कहा 5 से 12 साल तक क्या होता है कि ये जो सेंटर, अब ये वाले जो प्राइमरी थे इनकी भी ग्रोथ होती जा रही है और एडिशनल सेकेंडरी सेंटर भी आ गए हैं, ठीक है। प्राइमरी की भी ग्रोथ होती जा रही है और सेकेंडरी सेंटर भी आते हैं। अब देखिए सेकेंडरी सेंटर आया ना, यानी 2 तो 12 तक, 2 से ऐसे याद कर लो, 12 में भी मतलब 2 आ रहा है ना, 12 में भी 2 आ रहा है, तो इसको ऐसे सच आप निमोनिक की तरह याद कर लो कि 12 ईयर्स तक क्या होगा, सिर्फ ओसिफिकेशन सेंटर्स आए। उसके बाद 12 से 20 साल तक, यानी टीन एज सारी गुजार के, 13 से 19 या 20 तक लगा लो, सारी टीन एज में क्या होना होता है कि एपिफाइसिस जो हैं वो डायाफिसिस से मिलते हैं, यूनियन होता है, लेकिन हमारे पास लॉन्ग बोन्स, हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स का, ठीक है, लॉन्ग बोन्स में ही होता है, यूनियन हो जाता है एपिफिसिस का। उसके बाद 20 से 25 साल तक क्या होता है कि तकरीबन जितनी भी बोन्स हैं बॉडी में उन सब में एपिफिसिस का यूनियन हो जाता है, ठीक है, एपिफाइसिस का।
मैं पता नहीं क्या कही जा रही हूँ। अच्छा, तकरीबन सारी बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं, उनमें एपिफाइसिस का यूनियन हो जाता है। सिर्फ एक बोन रह जाती है, ये हो सकता है एमसीक्यू आ जाए, सिर्फ एक बोन रह जाती है, वो होती है जी मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल। इसके अलावा सब बोन्स का 25 साल तक यूनियन हो जाता है एपिफाइसिस का। अब आगे आ जाओ जी 25 से 36, 36 तक क्या होता है जी, जो सूचर्स होते हैं वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, कोरोनल, सैजिटल और लेम्डोइड सूचर। फिर आगे 50 साल तक क्या होगा कि जो सूचर्स हैं वो भी क्लोज होते जा रहे हैं, और जो आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं हमारी बोन्स की, उनमें डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, आर्टिकुलर सर्फेसिस जो हैं बोन्स की, उनमें डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो गए हैं और सूचर्स भी क्लोज होते जा रहे हैं। सबसे एंड पर क्या होगा, 7th पीरियड यानी 50 ईयर्स से ऑनवर्ड क्या होगा कि अब सूचर्स भी क्लोज होते जा रहे हैं और साथ में मैंने जो बताया था लेरेंजियल और कोस्टल कार्टिलेजेस की कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो गई है। आप एक दो दफ़ा रिवाइज कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मैंने करवा दिया था जब हमने टेबल्स किए थे तभी। उसके बाद ये वाला भी मैंने करा दिया था, इसमें ये टेबल करना है, ये डायग्राम करनी है और नीचे ये पॉइंट्स। ठीक है, अब हम सिर्फ ये रह गया हमारा, ये देख लेते हैं। इसने क्या कहा था, इसने मेथड दिया था एज एस्टिमेशन का फ्रॉम इंक्रीमेंटल फीचर ऑफ इनेमल। मैंने आपको इनेमल बताई थी ना कि एक कैल्सिफाइड मटेरियल होता है जो ऐसे ना ट्रूथ को कवर कर लेता है। तो इनेमल में उसने कहा था कि एक फीचर होता है, उसकी मदद से मेज डिटरमाइन कर सकते हैं। वो फीचर क्या होता है, उसने कहा था कि इनेमल पर ना स्ट्रिएशंस बनती रहती हैं, ऐसे लाइनें धारी मतलब बनती रहती हैं, लाइनें बनती रहती हैं। जैसे जैसे ग्रोथ होती है ना, 4 माइक्रोन्स अ डे के हिसाब से ग्रोथ होती है, 4 माइक्रोन्स अ डे, और उसके ऊपर स्ट्रिएशंस बनती रहती हैं इनेमल पे। अब हम क्या करें, अगर हम उनको काउंट करें, काउंटिंग प्रोसीजर करें, तो उस काउंटिंग से हम क्या कर सकते हैं, हम एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है,